Hello everyone, I'm Irfan Habib, currently a first year MBBS student from AIMS Bhubaneswar, and my NEET 2022 score was 685 with All India rank 594. For this session, I will be a mentor. तो आज जैसे चैप्टर है दैट इज क्लास 11 चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमने ऑलरेडी एमसीक्यू एंड जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे, है ना, वो कवर कर लिया। अभी जो बचा हुआ है जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी क्वेश्चन है हमें उन्हें बस थोड़ा एलेबोरेट करना होगा एंड उसके साथ क्या है कि अ, फिर हम लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ना क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करना होगा, लाइक कि अ, कुछ चीजें होंगे जिन्हें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, है ना। लाइक फॉर मान लो आप 5-10 मार्क के क्वेश्चन के लिए लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, है ना। तो पहले शुरू करते हैं शॉर्ट टाइप के आंसर्स में, है ना। पहला क्वेश्चन है डायटम्स आर कॉल्ड एज पर्ल्स ऑफ ओशियन, व्हाई, व्हाट इज, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायटम शिलर। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज कि डायटम्स को हम पर्ल्स ऑफ ओशियन क्यों कहते हैं एंड उसके साथ डायटोमिशियस अर्थ क्या है, ठीक है। तो अगर आपको बताऊं, जैसे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें जो किंगडम था प्रोटिस्टा किंगडम, राइट। प्रोटिस्टा किंगडम में पहला हमने पढ़ा, है ना, उसमें भी कुछ क्लासेस थे। तो फर्स्ट क्लास डायटोम्स। नाउ दिस डायटोम्स दे आर कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन्स। अब इस टर्म को अगर आप डिवाइड करो, प्लैंक्टन मतलब जो जो मूव नहीं कर सकते, तो दे कांट मूव, ओके। एंड फाइटोप्लैंक्टन मींस दे आर प्लांट्स, ओके। जैसे क्या होता है ना कि एक ओशियन में, अगर आप ओशियन का एक इकोसिस्टम मानो, तो उस इकोसिस्टम में क्या होता है कि कुछ होंगे जो फूड प्रोड्यूस करेंगे, राइट। देन देयर विल बी सम प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। एंड इस प्रोड्यूसर को कुछ लोग कंज्यूम करेंगे, तो देयर विल बी कंज्यूमर्स, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, है ना। जैसे तो इन केस ऑफ सी मतलब वाटर के जो इकोसिस्टम होता है, यहाँ पर जनरली प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन। इनको कंज्यूम कौन कर रहा है, फिर जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिशेस, है ना, फिर ऐसे बिग फिशेस, लाइक दैट ओनली। तो जो डायटोम वाला क्लास है, इस ये जनरली दे आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। एंड व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ ओशियन, क्योंकि क्या है ना कि ओशियन में अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोड्यूसर कौन हो रहा है, यही डायनोप्लान सॉरी डायटोम्स या फाइटोप्लैंक्टन। तो ड्यू टू दिस रीजन और ऑल्सो क्योंकि इनमें ना सिलिका होता है, इनका अगर आप बॉडी सेल स्ट्रक्चर देखोगे तो इनमें क्या होता है, इनके जो आउटर स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका। अब सिलिका से बना हुआ है तो देयर कैन बी वेरियस आर्किटेक्चर्स पॉसिबल। अब आर्किटेक्चर पॉसिबल है एंड उसके साथ साथ ये प्रोड्यूसर्स है। ड्यू टू बोथ ऑफ दिस रीजन दीज आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ ओशियन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर अब हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखते हैं इसको, जैसे ऐड कर लेते हैं पेज। हम लिखेंगे ऐसे कि डायटम्स, ओके, दिस आर क्लास ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा, दे आर phytoplanktons, means they can't move voluntarily, खुद से मूव नहीं करते, ठीक है ना। दे कैन मूव वाया वाटर करेंट्स। अब पानी के साथ ही बह सकते हैं, ठीक है, लेकिन खुद से मूव नहीं कर सकते। एंड देर ऑल्सो दैट दे आर also the chief producer of ocean, ठीक है। देयर
outer boundary is made up of silica. That's why various architectures possible. And due to all these reasons, diatoms are called as pearls of ocean. ठीक है, this word is clear. Now the next part of this question, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है कि डायटोमिशियस आर किसे कहते हैं. ठीक है, सो यही जो डायटोम्स होते हैं ना, डायटोम्स में जैसे फाइटोप्लैंक्टन, अगर आप इनका जो आउटर बॉडी अभी बताया सिलिका है, अब ड्यू टू सिलिका दे आर इंडेस्ट्रक्टिबल. तो हम लिख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट मतलब उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, दैट इज व्हाट इज डायटोमिशियस. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि द वॉल ऑफ डायटोम्स, बॉडी वॉल of diatoms are made up of silica, which is indestructible. मतलब आसानी से ये टूटते नहीं. ठीक है, बहुत ही हार्ड होते हैं. अब बिकॉज ड्यू टू दे आर indestructible, so when डायटोम्स डाई, जब डायटोम्स मर जाते होंगे ना, तो क्या होता है कि ये जो इनका बॉडी वाले, तो अब डायटोम्स क्या रहते हैं, ये सी है मान लो. अब यहाँ पर डायटोम्स ऐसे टैग रहते हैं. ठीक है, अब जब ये मर गए तो ये क्या होंगे, सब सब यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट. दिस विल एक्यूमुलेट लाइक दिस. अब ऐसे एक्यूमुलेट होते 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 होते, क्योंकि इंडेस्ट्रक्टिबल है, तो एक कैसा सॉलिड लेयर बन जाएगा ना ओशियन के एकदम नीचे बॉटम में. तो डायटोम्स डाई, दे विल सेटल डाउन, दे विल सेटल डाउन, settle down in the bottom. They will settle down in the bottom. Okay, and this layer of diatoms are called as diatomaceous. अब इसके साथ क्या लिख सकते हो कि इसके कुछ यूजेस है, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा इंडेस्ट्रक्टिबल है, सो दे कैन बी यूज इन केस ऑफ लाइक बहुत सारे साउंड प्रूफ रूम्स बनाने के लिए, है ना, जो वॉल्स में यूज किया जाता है. देन कफ सिरप वगैरह, मेकिंग ऑफ सिरप, सिरप, है ना, सिरप मेकिंग एंड बोतल क्लीनिंग. ठीक है, शू पॉलिश, इन सब में यूज किया जाता है. ठीक है, so that's all about diatomaceous earth. Now the next question is about कि there is a myth that immediately after heavy rains in the forest, mushrooms appear in large number and make a very large ring or circle, which may be several meters in diameter. They are called as fairy rings. Can you explain the myth of fairy rings in biological terms? मतलब क्या होता है कि जब बारिश होता है ना, तो एक कहावत है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर, अगर वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होता है ना, तो मशरूम चारों जगह आ जाते हैं और वो एकदम खिलने लग जाते हैं हर जगह. तो रिंग टाइप के फॉर्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिंग्स, तो उन्हें फेयरी रिंग्स कहते हैं. तो आप इसका बायोलॉजिकल रीजन बताओ. ये तो हम कहानी बोल रहे हैं कि हाँ यार बारिश होता है तो निकलते हैं ये लोग, तो व्हाट इज द मेन रीजन. अब रीजन आप ऐसे लिख सकते हो कि मशरूम जो है ना, मशरूम क्या है बताओ. मशरूम इज द, इट्स अ टाइप ऑफ, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है ग्रुप किंगडम फंगस के, राइट. तो अब जब यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होता है ना, तो क्या होता है ड्यू टू हेवी रेन्स. ओके, ड्यू टू हेवी रेन्स क्या होता है कि ये लोग ऐसे आर्च टाइप के बनाते हैं, ऐसे आर्च टाइप के बनाते हैं, ऐसे आर्च टाइप के, या फिर कभी कभी ऐसे रिंग टाइप के.
मान लो बहुत बारी जो होता है पहले ऐसे ऐसे ग्रो कर रहे हैं, सब जगह ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं, ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं, फिर आज टाइप का बनता है। या फिर कभी कभी ये लोग ऐसे सेवरल मतलब बहुत बड़े बड़े डायमीटर के ना एक साथ ऐसे ग्रो करेंगे तो हम कैसे दिखने को लगेगा, रिंग टाइप का लग रहा है ना। तो दिस इज, तो आप इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मशरूम, आप ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन देयर इज अ हेवी रेन, जब बहुत ही हेवी रेन होता है तो मशरूम ऐसे जाएगा, है ना। दे ग्रो in the form of arch or rings that are, ये लो अब मशरूम्स क्या होता है, दे आर जनरली कुछ डिजीज होते हैं, है ना, टास्क डिजीज जो होते हैं, उन डिजीज का मेन अगर कॉजिंग एजेंट आप बताओ तो मशरूम के कारण होते हैं। इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से टार्प डिजीज वगैरह होता है, ठीक है। दैट आर कॉमन कॉज फॉर occurring common टार्प diseases. That's why these rings are, they are identified as, that's why they are identified as large dead rings, है ना। हमने कहा था कि डेड रिंग्स ये हो रहे हैं तो इनके वजह से मौत हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस, बिकॉज वेरियस डिजीजेस, राइट। अब डिजीज होगा, दे विल अब इलनेस आएगा तो कुछ डेथ भी होंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लार्ज डेड रिंग्स, ओके। एंड they occur generally, occur generally occur appear generally during spring and summer season and called as fairy rings, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस मिथ। ये जो मिथ है इसका ये रहा बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोस्पोरा जो कि एक एस्कोमाइसिटिस है, has been used as a biological tool to understand the mechanism of plant genetics, much in the same way as Drosophila has been used to study animal genetics. What makes neuro- Neurospora so important as a genetic tool? न्यूरोस्पोरा में ऐसा क्या है कि इसको हम जेनेटिक टूल की तरह यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आपको अगर पता है कि जेनेटिक्स जो एक बायोलॉजी का एक जो ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसमें जनरली हम डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन दैट आर स्टोर्ड, है ना, दैट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो रहा है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर एनिमल्स, एनिमल्स है ना। प्लांट्स के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि मेंडल ने यूज किया था पी को, राइट। वैसे ही एनिमल्स के लिए यूज किया गया मोस्ट कॉमनली ड्रोसोफिला। तो ऐसा क्यों है कि हम प्लांट जेनेटिक्स को समझने के लिए न्यूरोस्पोरा को यूज कर रहे हैं, जैसे ड्रोसोफिला को यूज किया गया था। इन दैट्स व्हाई समटाइम्स, है ना, हम न्यूरोस्पोरा को प्लांट ड्रोसोफिला भी कहते हैं। मतलब प्लांट ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, कभी कभी कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब इसमें ऐसा कुछ स्पेशल फीचर होगा ना जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि हाँ ये जेनेटिक टूल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है रीजन? द रीजन इज, देखो जेनेटिक टूल होने के लिए अगर आपको मेंडल ने क्यों पी प्लांट को चूज किया था आपको अगर याद है, तो जो ऐसे ही सेम रीजन है इसका भी, न्यूरोस्पोरा एज अ जेनेटिक टूल।
तो रीजन वाई, फर्स्ट रीजन इज दे कैन ग्रो very fast. So fastest growing in vitro, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं ये लोग। अब बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग हमें मिलेंगे लेस टाइम में, एंड वी कैन स्टडी मोर, है ना। नेक्स्ट इज दे कैन ग्रो इन मिनिमल मीडिया, अगर बहुत कम भी मीडिया है, मिनिमल मीडिया में भी ये लोग ग्रो कर जाते हैं। उतना ज्यादा हाई फाई न्यूट्रिशन, हाई फाई मतलब एनरिचमेंट नहीं चाहिए, है ना। देन थर्ड रीजन इज ड्यू टू देयर हैप्लॉइड, क्योंकि ये लोग हैप्लॉइड है। तो अगर आप मान लो अगर हैप्लॉइड है तो एक ही क्रोमोसोम है, तो इसमें डोमिनेंट या रिसेसिव वाला कोई चांस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी। आप मुझे बताओ, अब जब दोनों एक साथ रहते हैं तो डोमिनेंस की चांस आता है कि हाँ वेदर इट कैन डोमिनेट और डोमिनेट, तो ये टॉल दिख रहा है। अब अगर ये हैप्लॉइड होगा तो इधर इट विल शो द डोमिनेंट और रिसेसिव, राइट। सो क्योंकि ये हैप्लॉइड है, सो इट कैन एक्सप्रेस बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। एंड ये तीन रीजन हो गए न्यूज पर के। लास्ट रीजन क्या है कि दे प्रोड्यूस 8 स्पोर, मतलब अब न्यूज पर की एस्ट्रोमेसिस तो ये एस्ट्रोस्पोर बनाएगा, और ये एक टाइम पे 8 एस्ट्रोस्पोर बनाता है। अगर ये 8 एस्ट्रोस्पोर बनाएगा तो एट अ टाइम हमें मौका मिल रहा है कि वी कैन स्टडी 8 स्पोर्ट्स, तो एक्सटेंसिव स्टडी के चांसेस भी मिल रहा है ना। अब इसको पी के साथ कंपेयर करो, पी में क्या था कि पी भी बहुत फास्ट ग्रो करता था, मतलब शॉर्ट टाइम में ग्रो करता था, ज्यादा हाई न्यूट्रिएंट चाहिए नहीं थे उसको भी, है ना। और उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको पता था कि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जिन्हें हम स्टडी कर सकते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही हैप्लॉइड है तो दोनों डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड को हम स्टडी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दे प्रोड्यूस, पी जैसे लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता था, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी कैन स्टडी मोर। सो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से न्यूरोस्पोरा को, है ना, यूज किया गया एज अ जेनेटिक टूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cyanobacteria and heterotrophic bacteria have been clapped together in eubacteria of kingdom Monera as per five kingdom classification. Even though the two are vastly different from each other, is this grouping of two types of taxa in the same kingdom justified? अगर है तो क्यों? If so, then why? समझो कि पहले साइनोबैक्टीरिया एंड जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे, इनको अलग अलग किंगडम में रखा गया, लेकिन अभी इन दोनों को एक साथ रखा गया है यूबैक्टीरिया किंगडम के अंदर, है ना। आपको पता है कि किंगडम मोनेरा में दो किंगडम, दो ग्रुप आ गए, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अब इस यूबैक्टीरिया में भी होते हैं कुछ सायनोबैक्टीरिया एंड कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। पहले ये अलग थे, जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया तब इनको टुगेदर रखा गया, बिकॉज दे आर यू प्रोकैरियोटिक, है ना। तो क्या इन दोनों को एक साथ रखना जस्टिफाइड है, एंड अगर है तो क्यों, हमें ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस द आंसर इज, देखो साइनोबैक्टीरिया जो है ये अपना खुद का फूड खुद बना सकता है, इट कैन सिंथेसिस इट्स फूड, सो इट इज ऑटोट्रॉफिक। वायरस हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है जैसे सल्फर बैक्टीरिया वगैरह, है ना, सल्फर बैक्टीरिया हेट्रोबैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे बेस्ड ऑन दे डिपेंड ऑन अदर्स। अब इनके नाम में, सॉरी, इनके नाम में ही तो हेटरोट्रॉफिक है ना। सो अब इनके अगर नाम में हेटरोट्रॉफिक है तो दे कांट प्रोड्यूस देयर फूड, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स, राइट। नाउ बट इनको हमें किंगडम मोनेरा में क्यों रखें?
because both are prokaryotic in nature. अब इनका सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है. सो दिस किंग, ये जो क्लासिफिकेशन का है, दिस क्लासिफिकेशन इज जस्टिफाइड. ये जस्टिफाइड है अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू सेलुलर स्ट्रक्चर. सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे जस्टिफाइड है, बट इट इज नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू फूड बिहेवियर. ठीक है, या फिर न्यूट्रिशन. ठीक है, सो ये रहा इसका जस्टिफिकेशन. ओके, तो अगर मैं इसका सेल का स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताऊं, तो सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो ये दोनों ही प्रोकैरियोट है, बिकॉज दे बोथ डोंट हैव अ प्रॉपर nucleus. They do properly don't have a nuclear membrane in their cell membrane, also in the cell, and also they don't have membrane bound organelles. तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर बताएं, तो बोथ cyanobacteria and epibacteria are prokaryotic and they can be placed in kingdom. तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at a stage of their cycle, Asomycetes fungi produce the fruiting bodies like Apothecium, Perithecium, Christothecium. How are these three types of fruiting bodies different from each other? एस्कोमाइसिटी जो फंगे है, ये अपने लाइफ साइकिल में तीन तरह के फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं. एपोथेशियम टर्म फ्रूटिंग बॉडीज के यूज होता है ना. एपो, पेरी एंड क्लिस्टो. हाउ आर द डिफरेंट? अब देखो, क्रिस्टोटाम आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर आपने क्लास 12 का चैप्टर पढ़ा है फ्लावर, तो वहां पर क्लिस्टो क्या होता था, जहां पर फ्लावर क्लोज होते थे, राइट. सो यहाँ पर भी तीन है, हम तीन को डिस्कस करते हैं डिफरेंटली. देर इज एपो, पेरी एंड क्रिस्टो. राइट, इज द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ किंगडम, सॉरी, ऑफ phylum Ascomyces. तो क्या है कि एपोफिशियन, एपो मतलब ऐप, आप इसका ऐसा करते एपो कैप, ऐसे याद रखते कि ऐप कैप है ना. तो ये कुछ काप शेप के होते हैं. ठीक है, दे आर काप शेप एंड दे आर ओपन फ्रूटिंग बॉडीज. पेरी, पेरी कैसे होते हैं, ये होते हैं फ्लास्क शेप के. दे आर फ्लास्क शेप. एंड क्लिस्टो, दे आर क्लोज, दे आर क्लोज स्फेरिकल फ्रूटिंग बॉडीज. अब ये जो पेरियन होता है ना, पेरिफिशियन, इसमें एक ओपनिंग लीड है, जैसे ये फ्लास्क शेप का है, इसमें फ्लास्क टाइप का है ना, और इसमें ओपनिंग है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोल. देयर इज अ ओपनिंग लीड, ऑस्टियोल इज अ ओपनिंग लीड. दिस इज प्रेजेंट हियर, दिस इज कंप्लीटली क्लोज, तो यहाँ पर कोई भी ऑस्टियोल नहीं, ऑस्टियोल इज एब्सेंट. चलो, ये रहा तीन टाइप के, तो इनका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, दिस इज डन. The next is, what observable features in a trypanosoma would make you classify it under kingdom protista? आप ट्रिपनोसोमा को किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों प्लेस करना चाहते हैं? तो कुछ ऑब्जर्वेबल ऐसे फीचर्स बताओ जिसके बेस पे हम बता सकें हाँ दिस कैन बी प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, तो लिखो फिर. दिस इज अ वेरी पैथोजेनिक है ना, इट कैन कॉज स्लीपिंग सिकनेस, आपको अगर पता है. ठीक है, तो जनरली जो ऑब्जर्वेबल फीचर्स है,
जिनके बेसिस पे हम इनको किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकेरियोटिक. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. Okay, these are unicellular eukaryotic organism. Next is their locomotion is facilitated by flagella. Okay. Third, their method of reproduction is completely asexual. And fourth one is reserve food material जो है in the form of granules. आप मुझे आपको पता है कि अगर प्लांट किंगडम होगा तो उसमें तो रिजर्व फूड मटेरियल जनरली स्टार्च के फॉर्म में होता है. एनिमल्स के केस में ये ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में होता है ना. फंगस के फॉर्म केस में भी ये ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में होता है. यहाँ पर ये ग्रान्यूल्स के फॉर्मेट में. मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एसेक्सुअल है यहाँ पर. ठीक है. एंड ऑल्सो इनके लोकोमोशन जो है वो मेनली बेस्ड बाय फ्लैजेला. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक. So based on these features, we can place this under kingdom protista. ठीक है. The next question is fungi are cosmopolitan. Cosmopolitan मतलब they can present everywhere. हर जगह में. तो यार बहुत से रोल्स है ना. मेनली देयर रोल इज इन बेकिंग एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री. ब्रीवरी इंडस्ट्री. ब्रीवरी पता है ना. दैट बीएस अल्कोहल और दिस. ठीक है. तो एग्जांपल बताओ मतलब इनका रोल बताओ. तो एक ईस्ट आता है दैट इज सैक्रोमाइसिस. सॉरी इसका स्पेलिंग गलत है. सेरिविशिया. ठीक है. ये जो सैक्रोमाइसिस सेरिविशिया है इन anaerobic condition. In anaerobic condition, it releases due to fermentation. It releases CO2. Now this CO2 helps in converting the dough. है ना. dough को rise करता है. Then also they helps in fermentation of the जो भी आपका रॉ मटेरियल है इन सारे चीजों को अल्कोहल वगैरह में कन्वर्ट करता है फर्मेंटेशन वजह से. So this is the main role of this in the brewing and bakery industry. And as well as some fungus can be used as biological control agent. अब जब ये बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पढ़ोगे वहां पर आ जाएगा ये. ठीक है. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं मैंने. है ना. जैसे ट्राइकोडर्मा नाम करके एक फंगस आता है. ये क्या करता है जो पाइथियम फंगस है ना. मतलब पाइथियम फंगस एक फंगस होता है जो रूट रॉट एक डिजीज कॉज करता है. तो ट्राइकोडर्मा क्या करता है इसको किल करता है. इट किल्स. सो दैट्स हाउ इट कैन हेल्प इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स. ऑल्सो दिस कैन यूज एज अ जेनेटिक टूल जैसे न्यूरोस्पोर आ गया. ठीक है. दिस आर सम ऑफ द स्पेशल रोल ऑफ फंगस इन ह्यूमन. ठीक है. लाइफ. चलो ये हो गया. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें थोड़ा यही सब जो चीजें थी इन्हें और थोड़ा एलाबोरेट करके डिस्कस करना है. ठीक है. जैसे पहला क्वेश्चन है कि एल्गी जो है दे आर नोन टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय वैरायटी ऑफ स्पोर्स. इनमें बहुत सारे स्पोर्स आते हैं अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो ऐसे ही कुछ स्पोर्स के नाम बताओ
एंड कौन से कंडीशन में वो प्रोड्यूस होते हैं वो बताओ। ठीक है, चलो। चलो फिर देखते हैं। एल्गी कौन से किंगडम में आता है ये? किंगडम प्लांटी, राइट। ठीक है, तो अब बोला गया है कि ये जनरली एसेक्सुअली स्पोर्ट के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर्ट्स। आपको इन स्पोर्ट्स के नाम बताना है एंड कौन से कंडीशन में वो स्पोर्ट प्रोड्यूस होता है उसका। ठीक है, तो पहला जो है वो है दैट इज जूस स्पोर्ट। ठीक है, जूस स्पोर्ट। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ। जूस स्पोर्ट इज थीन वर्ल्ड एंड इट इज मोटाइल, मींस इट हैज फ्लैगेला, राइट। अब ये कब प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस कौन से कंडीशन में प्रोड्यूस हुआ है वो भी हमें पूछेगा, राइट। सो दिस कैन प्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब बहुत ही फेवरेबल कंडीशन हो, मतलब प्लेंटी ऑफ फूड इज देयर, प्लेंटी ऑफ एयर, वाटर, ठीक है, इन दैट कंडीशन जूस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज एप्लांसपोर्ट। जूस को मूव कर सकता है, ये मूव नहीं कर सकता। ये सब करके मतलब ऑपोजिट है, इट इज नॉन मोटाइल। ठीक है, ये भी तीन वर्ल्ड है एंड इट इज नॉन मोटाइल। और ये कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अब आता है थर्ड टाइप, दैट इज हिप्नोस्पोर। दिस इज, ये होते हैं थिक वर्ल्ड एंड दे आल्सो प्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। देखते हैं, अनफेवरेबल एंड द वेरी लास्ट दैट इज, ये कुछ बेसिक हो गया। ठीक है, जूस पर हो गया, एप्नोस पर हो गया, एप्नोस पर हो गए। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आप ये ना फिर, ठीक है। एंड यार वो आपने ठीक से पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा कि जैसे किंगडम, एल्गी किंगडम में, सॉरी किंगडम प्लैनेट में एल्गी आता है, एल्गी वाला पार्ट। तो एल्गी में तीन टाइप के एल्गी थे, राइट। तो उनके हर एक किंगडम में अलग अलग, आपको अगर आप ध्यान से देखो तो अलग अलग आपको स्पोर्ट मिल सकती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं ना, तो आपको कुछ और भी स्पोर्ट एग्जाम्पल के तौर पे मिल सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, देयर कैन बी स्पोर्ट एनाइज, है ना। लेकिन वो सब क्या है ना, कि वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, आवर क्वेश्चन इज अबाउट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो जो स्पोर्ट्स है, आपको उन्हें नाम बताना। तो उनमें हमारा जू स्पोर्ट आ गया, एप्लानो स्पोर्ट हो गया, हिप्नो स्पोर्ट हो गया। ठीक है,
एंड इनके हमने कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिया, कौन सा कंडीशन में दे प्रोड्यूस, दैट्स वी हैव डिस्कस। ठीक है, चलो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, apart from chlorophyll, algae have several other pigments. कौन कौन से पिगमेंट, कौन कौन से पिगमेंट? What pigments are found in blue green, red and brown algae that are responsible for their characteristic color? तो चलो एक बॉक्स पढ़ लेते हैं। बॉक्स में हम क्या करेंगे ना, हम कौन सा एलबी के क्लास लिख रहे हैं वो एक टाइप लिख लेते हैं। ठीक है, हम उसका कॉमन नेम भी लिख लेते हैं, कॉमन नेम। उसका जो मेजर पिगमेंट वो क्या है, एंड वो कौन सा कलर इम्पोर्ट करता है। ठीक है, तो बन जाएगा ऐसा करके। पहला जो आता है दैट इज क्लोरोस, क्लोरोफाइस। कॉमन नेम ग्रीन एल्गी। अब बताओ ग्रीन एल्गी का मेजर पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी, इसका कलर क्या है, ग्रीन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कौन आएगा, दैट इज CO5। इसका कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी, है ना। क्लोरोफिल के अलावा इसके साथ क्या आता है, क्लोरोफिल तो है ही, क्लोरोफिल ए और सी तो है, उसके साथ साथ इसमें आता है फ्यूकोजैंथिन एंड जैंथोफिल। इन दोनों के वजह से ही इसमें कौन सा कलर आता है, दैट इज ब्राउन। इज इट क्लियर? एंड थर्ड वन इज रोडोफाइस। रोडो यहाँ से टाइम आता है रेड एल्गी, दे आर कॉल्ड रेड एल्गी, देयर कलर विल बी रेड। व्हाई? दे आल्सो हैव क्लोरोफिल ए डी, बट दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड आर फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रोटर्म रेड के लिए यूज होता है हमेशा याद रखो, ठीक है। प्लांट में प्रेजेंट है फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से इनका कलर क्या होता है, रेड। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो इसमें, तो ठीक है। Next question. Make a list of algae and fungi that have commercial value as source of food, chemicals, medicines and products. कुछ ऐसे algae and fungus के नाम बताओ जो कॉमर्शियल, जिनका वैल्यू है, मतलब जिनको हम बेच के पैसा इनकम कर सकते हैं, बेसिकली कॉमर्शियल वैल्यू। ओके, एज फूड, फूड के तरह यूज किया जाता है कुछ को यूज किया जाता है एज केमिकल्स, सम आर यूज्ड एज मेडिसिन, सम आर यूज्ड एज प्रोडक्ट्स आल्सो। ठीक है, तो इसमें भी बेटर होगा दैट वी मेक का चार्ट, है ना, चार्ट बना के ज्यादा याद है। ठीक है, तो देखो पहले टाइप्स ऑफ, पहले एल्गी लिख लेते हैं फिर फंगस लेंगे। ठीक है, एल्गी के लिए एल्गी में देयर टाइप, टाइप हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, एंड देयर डिस्क्रिप्शन। ओके, फर्स्ट इज agar. This is derived from Glaciolaria and Gelidium. एंड इसको हम कहाँ यूज करते हैं, यूज इन लैबोरेटरीज एज अ कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम की तरह हम यूज कर सकते हैं लैब में, अगर हो गया। नेक्स्ट इज एल्गिन। एल्गिन कहाँ से हमें मिलता है, दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी।
एंड उसके साथ कैराजीन, दिस द डिराइव फ्रॉम रेड एल्गी। इन दोनों को हम यूज करते हैं एज फूड। इन्हें हम फूड, उसके साथ जेलिंग एजेंट, जेल की तरह यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो मेडिकल ड्रेसिंग में यूज करते हैं। ठीक है, यार ये कुछ चीजें हैं ना जो आपको थोड़े बहुत याद करना होंगे, ठीक है। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करके आप जल्दी याद कर सकते हो, ठीक है। अगर अगर हो गया, एल्गिन केराटिन हो गए, देन दे कैन यूज एज बायोफ्यूल्स, है ना। इन्हें हम बायोफ्यूल्स की तरह यूज कर सकते हैं। देन दे कैन यूज एज फर्टिलाइजर, क्योंकि दे कैन इंक्रीज द नाइट्रोजन enrichment, they can increase the enrichment of soil, thus increasing the productivity। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए। देन फूड, फूड में आएगा जो नाम वो है LPS, लैमिनरिया, लैमिनरिया पोरफाइरा एंड सार्गासम। ठीक है, दे यूज्ड एज फूड आइटम्स, फूड आइटम्स में यूज किया जाता है। और उसके साथ द मोस्ट कॉमनली दैट इज SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। दे आर रिच इन प्रोटीन्स फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम हेल्थ। ठीक है, ये रहा कुछ एग्जांपल। एक हो गया अगर अगर, एल्गिन केराटिन, बायोफ्यूल्स। इनमें अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है फुल्ली, अभी तक इनके हमने, वी कैन नॉट लाइक, हम अभी तक 100% यूज नहीं कर पा रहे, बट experiment is going on and we are using algae as biofuels. Then fertilizers are there, है ना, biofertilizers, food, laminaria, porphyra, sargassum and single cell protein। ठीक है, चलो, ये हो गया एल्गी। अब हमें फंगस भी डिस्कस करना है, राइट। तो एज फंगी, अगर बताओ फंगी एज कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, तो आप इन्हें यूज कर सकते हो एज मेडिसिन, बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स, एंड फूड के तरह तो हम इन्हें यूज नहीं कर सकते, बट दिस कैन यूज इन फूड मेकिंग, है ना। जैसे बेकिंग इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। ठीक है, बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स के लिए ट्राइकोडर्मा यूज किया जाता है। वो कुछ ऐसे पैथोजन है जो रूट रॉट डिजीज करते हैं ना, उनको मार देता है। ठीक है, देन मेडिसिन की तरह कहते हैं, दे कैन यूज एज, दे फॉर्म वेरियस एंटीबायोटिक्स। एग्जांपल इज, बेस्ट एग्जांपल इज हियर पेनिसिलिन। और भी, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो फंगस से डिराइव होते हैं, उन्हें हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फूड बैंकिंग में मैंने सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का नाम बताया। उसके साथ आप लिख सकते हो, राइपेनिंग ऑफ चीज में भी यूज किया जाता है। आपको पता है एक कुछ टाइप के फंगस आते हैं जो राइपेनिंग ऑफ चीज में हेल्प करते हैं आपको। ठीक है, देन फूड की तरह भी हम कुछ को, मशरूम आप खाते हो ना, मशरूम फूड की तरह, तो मशरूम लाइक एगारिकस, दिस इज यूज्ड एज फूड। कुछ होते हैं जो टॉक्सिक नहीं होते, सबके साथ आपको नहीं खा सकते, सारे के सारे नहीं, कुछ होते हैं जो ईटेबल है, जो जिनमें टॉक्सिक कम होता है ना, उनको हम यूज कर सकते हैं, नॉन टॉक्सिक। ऐसे एगारिकस मशरूम वगैरह आप खाते हो ना, वही हो गया। ये रहे एल्गी एंड फंगस की कुछ कॉमर्शियल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीट इज एन important source of domestic fuel in several countries. How is peat formed in नेचर? नेचर में पीट कैसे बनता है? पीट आपने देखा ना, पीट, पीट हम यूज करते हैं फ्यूल की तरह, है ना। पीट का क्या, बर्निंग है, तो बर्निंग से जो एनर्जी यूज होता है उसे यूज किया जाता है। तो पीट कैसे बनता है नेचर में? पीट का एक बनने का प्रोसेस है। व्हाट इज द मेन प्रोसेस बाय विच पीट इज फॉर्म्ड? सो
describe it. देखो, पीट है क्या पहले इसमें? Pit is nothing but it's the accumulation of partially decomposed or decayed ऑर्गेनिक मैटर्स, है ना? तो मैं बोल सकता हूँ कि पीट क्या है? इट्स द accumulation of partially decomposed or decayed veg or organic matters by the action of microbes. अब ये बनते कैसे? नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ देयर फॉर्मेशन? सो पीट इज जनरली लाइक, जैसे जो वेटलैंड्स वगैरह होते हैं, इन द वेटलैंड्स दिस ऑर्गेनिक मैटर्स, ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, ठीक है, ये कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होंगे अगर यहाँ पर मॉइस्चर, अगर यहाँ पर एसिडिक या फिर एनारोबिक कंडीशन हुआ ना, तो ये कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होंगे। तो जनरली दिस पीट फॉर्मेशन जो होता है ना, ये वेटलैंड्स में होता है, क्योंकि वेटलैंड में क्या है, इनफ मॉइस्चर इज देयर। ओके, तो पीट इज मेजरली कंपोज्ड फ्रॉम वेटलैंड्स। अब जो मॉडर्न टाइप के पीट्स है ना, आजकल के जो पीट्स है, मॉडर्न टाइप के पीट्स, इन्हें हम कैसे बनाते हैं? हाई अल्टीट्यूड्स में। क्या करते हैं वहां पर हम? नाउ यू कैन राइट दैट मॉडर्न पीट जो है, मॉडर्न पीट, दे आर प्रोड्यूस्ड इन हाई अल्टीट्यूड्स। हाई अल्टीट्यूड में हम इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, कैसे करके? ना जो ग्लाशियर है ना, ग्लाशियर जो है, ग्लाशियर को रिट्रीट करके एट द एंड ऑफ लास्ट आइस एज, आइस एज के एकदम लास्ट में जाके इसको अगर रिट्रीट किया जाए ग्लाशियर को, तो ऐसे करके हम मॉडर्न पीट बना सकते हैं। बट इससे क्या होता है? एकोमुलेशन होता है, एकोमुलेशन ऑफ पीट, इट इज वेरी स्लो, लाइक फ्यू मिलीमीटर, है ना? लाइक फ्यू नहीं है, 1 मिलीमीटर आप बोल सकते हैं। इनका एकोमुलेशन इतना स्लो है कि 1 मिलीमीटर पर ईयर एकोमुलेट होता है ये, हाइट में अगर आप देखो तो। ठीक है, तो जैसे द सम मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, पीट को यूज किया जाता है एज फ्यूल इन वेरियस डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल यूजेस। ठीक है, ये रहा पीट का कुछ कहानी। तो आप इसको लाइक फॉर्मेशन में मैंने तो उतना नहीं बताया, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर या फिर वेज वेज वगैरह वेजिटेरियंस है ना, उन्हें क्या किया जाता है कि जैसे मान लो वेजिटेशन जो है, घास फूस वगैरह, ठीक है, इनको अगर आप एसिडिक या एनारोबिक कंडीशन में रख दोगे तो ये कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होंगे। अब वहां पर अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिल जाए, जैसे वेटलैंड वगैरह एरियाज जो है, तो उनके प्रेजेंस में उनका अच्छे खासे पार्शियल डिकम्पोज होता है, एंड वो बनाते हैं पीट। ठीक है, अब मॉडर्न पीट कैसे बनता है, वो मैंने बताया कि हाई अल्टीट्यूड में ग्लेशियर को जब रीहीट किया जाता है तो पीट मिलता है। ठीक है, दैट्स ऑल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज biological classification is a dynamic and ever evolving phenomenon which keeps on changing with our understanding of life forms. Justify the statement.
बोला गया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये बदलते जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन करके गए वो फिक्स हो गया। पहले आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर उससे चेंजेस आए, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अभी चल रहा है। एंड उसके साथ साथ सिक्स किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज पॉपुलर, बट सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो देयर। सो क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं कि आप बोल सकते कि चेंज नहीं हो सकता, जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बदलेगा। जैसे हमने पहले सोचा कि किसके पास सेल वाले किसके पास नहीं है, उसके बेसिस पे हमने प्लान एनिमल डिवाइड किया। फिर हमने देखा नहीं, सिर्फ सेल वाल मैटर नहीं करता, उसके साथ देखो कौन यूनिसेलुलर है, उनको हमने रखा प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। कौन प्रोकैरियोट्स है, उनको हमने रखा मोनेरा किंगडम के अंदर। ठीक है। सो बेस्ड ऑन जितना ज्यादा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल चेंज हुआ है, उतना ज्यादा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है। राइट। तो आप इसको अगर जस्टिफाई करना है तो आप कैसे बता सकते हो? देखो, आप ऐसे लिखो कि पहले द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज डायनेमिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज डायनेमिक एंड एवर इवॉल्विंग फेनोमेनन। इसमें कोई डाउट तो नहीं है हमें, क्योंकि अगर आप इनिशियली देखो, क्योंकि which keeps on changing, ये वाला लाइन which keeps on changing by understanding of life, जितना ज्यादा लाइफ फॉर्म्स को समझ में है उतना ज्यादा हमारा क्लासिफिकेशन चेंज होगा। जैसे एग्जांपल में मैं बता सकता हूँ, इनिशियली इनिशियली क्या था कि देयर आर टू किंगडम्स बेसिकली, all the organisms are classified in two kingdoms, that are plant and animals, and it was based on morphological features. फिर उससे पहले अगर मैं टू किंगडम लीनियस से भी पहले बताऊं, तो आप ऐसे लिख सकते कि इनिशियली था बहुत पहले, है ना, बहुत पहले एरिस्टोटल वगैरह उन्होंने क्या किया था, पहले क्लासिफिकेशन वाज डन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी यूज। पहले हमने मॉर्फोलॉजी के टर्म में नहीं, सबसे पहले तो यूज के टर्म में आता है कि किसको हम हैबिट्स के लिए, हैबिटेट के लिए यूज कर सकते हैं, किसको हम शेल्टर के लिए यूज कर सकते हैं, किसको शेल्टर के लिए यूज कर रहे हैं, किसको हम फूड के लिए यूज कर रहे हैं, ये सब पहले पहले क्लासिफिकेशन की बेस बेसिस का यूज। फिर हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हो गया, दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हमने किया हार्ब्स, श्रब्स एंड ट्री, एंड एनिमल्स को हमने किया इनाइमा, एनाइमा, किसके पास ब्लड है, किसके पास रेड ब्लड है, किसके पास रेड ब्लड नहीं है। फिर मॉर्फोलॉजी के साथ साथ आया सेल स्ट्रक्चर, तो वहां पर लीनियस ने दो किंगडम दिया, प्लांट एंड एनिमल। फाइनली रॉबर्ट व्हिटेकर ने क्या किया, व्हिटेकर ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी चीजें, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, है ना, देन उसके साथ साथ उनके लोकोमोशन वगैरह, इन सारी चीजों को एक्यूमुलेट करके उन्होंने क्या किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो हमने अभी डिस्क्राइब किया। इज द मोस्ट पॉपुलर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। बट आगे और भी आगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह इट्स नाउ गोइंग ऑन। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया कि हाँ इट इज एवर चेंजिंग, ये चेंज होता रहेगा। अब ऐसे दो एग्जांपल बताओ कि जिसके बेस पे हम बता सके कि ये चेंज हो रहा है। तो एग्जांपल तो आप ये ले सकते हो कि आप लिख सकते हो कि इसमें क्या हुआ ना कि पहले हमने साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे, इनको हमने प्लांट किंगडम के अंदर रखा। लेकिन अभी ये कहाँ पर है, मोनेला किंगडम के अंदर। क्यों? क्योंकि पहले हमने देखा था कि दे आर फूड, दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे आर सेल वॉल। इनके बेसिस पे हमने बताया था कि हाँ इस प्लांट किंगडम को फॉलो कर रहे हैं। पर जब हमने इसका सेल स्ट्रक्चर देखा तो हमने देखा कि ये प्रोकैरियोट भी है। तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, इसको फिर मोनेरा किंगडम पे रिलीज किया। ऐसे एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो एक और एग्जांपल आप देखो कि एमीबा, जो कंप्लीटली एनिमल के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, एमीबा। यूग्लिनॉइड जो एकदम प्लांट के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, या फिर स्लाइम मोल्ड,
जो एकदम फंगस के किंगडम की क्लास मतलब स्ट्रक्चर को कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, बट बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर, क्योंकि यूनिसेलुलर है एंड यूकेरियोट है, तो हमने इन सारे के सारे को कहाँ प्लेस किया, दैट इज प्रोटिस्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था, दैट वाज वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, वेदर द सेल इज यूकेरियोट और प्रोकैरियोट। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल चेंज हुआ है, उसके बेसिस पे हमने, देखो, ऑर्गेनिज्म सेम है बट उनका प्लेस कहाँ हम प्लेस कर रहे हैं वो चेंज हुआ है। ठीक है, सो दैट इज सम एग्जांपल्स। जैसे अभी सिक्स किंगडम जो क्लासिफिकेशन आ रहा है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें तीन डोमेन आएगा, दैट इज यू बैक्टीरिया, सॉरी आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स। ठीक है, so these are some of the justification of that the biological classification is dynamic and it's evolvable. ठीक है, that's all about this chapter. बाकी इस चैप्टर में थोड़े बहुत आपको कुछ चीजें याद करने होंगे, जैसे फंगस के जितने भी फाइलम्स है उनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है ना। एंड मोस्ट कॉमनली जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो वायरस, वायरॉइड, लाइकेन वगैरह से आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।